हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। यानी कि एक बार कुछ कार्रवाई करके, एक बार एक दिन पढ़ के कोई आपको सक्सेस नहीं मिल जाने वाली। आपको हर दिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपने आलस को त्यागना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस हासिल होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है डिसिप्लिन्ड इंसान जो है वही सक्सेसफुल होते हैं, ना कि इनडिसिप्लिन्ड लोग जो एक दिन तो कुछ काम करें बहुत अच्छे से और फिर उसके बाद पता नहीं वो दोबारा वो सुनहरा दिन कब आए कि वो दोबारा रिपीटेडली वो काम करें। ठीक है, तो आपको डे इन एंड डे आउट अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। The Leaders Summit of India's Presidency of G20 Grouping। अभी जो सम्मेलन चल रहा है किसका? दुनिया के 20 देशों के सबसे बड़े लीडर्स का समिट चल रहा है, मीटिंग चल रही है, और जिसकी अध्यक्षता किसके पास है? इंडिया के पास है, हेल्ड ओवर द वीकेंड। और ये कब हुई? इस हफ्ते के, पिछले हफ्ते के अंत में हुई। Resulted in major success with the unanimous adoption of New Delhi Declaration। और पिछले साल में जब हमने एक विफलता पाई थी G20 के अंदर में, इंडोनेशिया में जो हुई थी, उसके बाद में इस साल भी उम्मीद कम लगाई जा रही थी कि जॉइंट कुछ डिक्लेरेशन लिया जाएगा। बट क्या हुआ कि यूनानिमस यानी कि एक मत से एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सभी देशों ने मेजॉरिटी के साथ में एक्सेप्ट किया। Especially significant as there was little hope for one। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी उम्मीद कम थी। ठीक है, चाइना को पहले ही बोला जा रहा था बैकआउट कर जाएगा, रशिया पार्टिसिपेट करना नहीं वाला था। एक्सपर्ट्स, डिप्लोमैट्स एंड ऑफिशियल्स हैड डाउनप्लेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियाज नेगोशिएटर्स बीइंग एबल टू पुल ऑफ व्हाट फ्यू हैव अचीव्ड दस फार। बोल रहे हैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं और जो ऑफिशियल भी हैं, उन्होंने कम ही उम्मीद लगाई हुई थी इस चीज़ की, कम ही एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी कि इंडिया के जो नेगोशिएटर हैं वो कोई भी एक जॉइंट स्टेटमेंट या जॉइंट डिक्लेरेशन हासिल कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा बहुत कम ही टाइम्स हो पाया है। देखो 20 कंट्रीज हैं G20 में, तो 20 कंट्रीज में हर साल किसी ना किसी देश में ये होता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक देश के पास पर 2 बार 3 बार इसकी समिट आएगा, हर देश में एक बार हो रहा है अभी तक। बस एक शायद यूएस है जिसके पास 2 बार इसकी प्रेसिडेंसी गई है, बाकी हर देश में एक बार हो रहा है। तो बहुत, अब इतने बड़ा पैमाने पे दुनिया की इतनी सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, राइट। यहाँ पे मतभेद होना आम बात है, और ज़्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पावर को लेके, चाहे विचारों को लेके, चाहे सोच को लेके कन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही कम मसलों पे कम ही टाइम हो पाया है जब हमने पूरे अच्छे तरीके से कोई भी सम्मेलन करवा पाए हों और उसमें भी एक मत किसी बात के ऊपर बना पाए हों। अ डिटेंटे बिटवीन द वेस्टर्न G7 EU एक्सिस, मतलब एक तरफ तो इसमें कौन पड़ जाते हैं, एक तरफ इसमें वेस्टर्न कंट्रीज G7 देश और यूरोपियन यूनियन का एक तरफ पद पड़ जाता है, और दूसरी तरफ चाइना, द रशिया चाइना कंबाइन ओवर द इशू ऑफ यूक्रेन वॉर। दूसरी तरफ कौन से हैं? रशिया और चाइना है दूसरी तरफ। और ये ज्यादा कहाँ पे दिखने मिला? जब यूक्रेन वॉर की बात आई। At the UN Security Council, not a single statement has been passed so far as a result of vetoes by both side। बोल रहे हैं अगर बात करें हम UN सिक्योरिटी काउंसिल की भी, तो उसमें भी अभी तक कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट पास नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड्स, एक तरफ में ये सारे देश वेस्टर्न कंट्रीज G7 और यूरोपियन यूनियन, दूसरी तरफ रशिया चाइना, तो ये दोनों ही साइड्स क्या कर रही है? अगर रशिया चाइना किसी बात पे बोल रहे हैं तो वो साइड्स वीटो पावर यूज कर रही हैं। अगर वो साइड्स, वेस्टर्न साइड्स अगर किसी बात पे अग्री करे तो रशिया चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल करें। इस वजह से कोई भी सिंगल स्टेटमेंट अभी तक यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल से भी नहीं निकल कर आया। ठीक है, while Indonesian G20 negotiators in 2022 were able to pull off joint statement with references critical of Russia, the G7 pushed for these,
बोल रहे हैं कि हालांकि इंडोनेशिया में जो G20 नेगोशिएटर्स थे उनके 2022 में जो G20 वहां पे हुआ था, तो उसमें जो नेगोशिएटर्स थे वो फिर भी एक जॉइंट स्टेटमेंट रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए दे पाए थे, जिसके लिए G7 जो कंट्रीज हैं, ग्लोबल 7 कंट्रीज जो हैं, उन्होंने काफी ज्यादा पुश किया था, उन्होंने काफी ज्यादा इसकी डिमांड करी थी, जिस वजह से वो दे पाए थे। द कंसेंसस डिज नॉट लास्ट, लेकिन वो जो मत था, एक मत जो था वो ज्यादा देर चला नहीं, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया ने भी इसका सपोर्ट नहीं करा था, रशिया को कंडेम करने का सपोर्ट नहीं करा था, और ना ही उन्होंने इस मसले में रशिया की निंदा करी। रशिया और चाइना ने भी नहीं करी थी, और रशिया तो था ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, रशिया तो क्यों अपने आप को कंडेम करेगा, राइट। एंड रशिया एंड चाइना रिफ्यूज टू हैव देम रिपीटेड दिस ईयर, और इस साल ये चीजें दोहराई जाए, इसलिए रशिया और चाइना ने पहले ही मना कर दिया था कि भाई ये चीजें रिपीट नहीं होंगी। एज एवरी इंडियन मिनिस्टेरियल मीटिंग एंडेड विदाउट सक्सेस इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, बोल रहे हैं जैसे कि हर इंडियन मिनिस्ट्री लेवल की जो मीटिंग होती है वो बिना कोई सक्सेस के खत्म हो जाती है, एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। इंडियाज नेगोशिएटिंग टीम टुक द मोर कंसिडर्ड अप्रोच, तो इंडिया की जो नेगोशिएशन वाली टीम है उन्होंने बहुत सोच विचार करके कुछ नया उन्होंने करने की कोशिश करी। टू अचीव कंसेंसस ऑन अदर इश्यूज, उन्होंने क्या किया, हम रशिया यूक्रेन वॉर को छेड़ते ही नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट मसले हैं, ग्लोबल साउथ के मसले हैं, इस वक्त की जो हमारी इकोनॉमी चल रही है उसके जो मसले हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब इश्यूज को हम छेड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रशिया यूक्रेन वॉर को थोड़ा सा साइडलाइन करके उन्होंने जो दूसरे इश्यूज थे उसके ऊपर कंसेंसस बनाने की कोशिश करी और हासिल भी किया। बिफोर टैकलिंग द पैराग्राफ्स ऑन यूक्रेन, इससे पहले क्या मैंने बोला ना कि पहले उन्होंने बाकी इश्यूज को टैकल करा और बाद में सोचा कि यूक्रेन के ऊपर बाद में बात करते हैं, ठीक है। There was a breakthrough after the G7 compromised on its insistence of language critical of Russia by having more neutral paragraph. बोल रहे हैं सबसे बड़ी अचीवमेंट, ब्रेक थ्रू मतलब सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो मिली है वो ये मिली है कि G7 ग्लोबल 7 कंट्रीज जो बिल्कुल रिजिड थी रशिया के अगेंस्ट में अपने स्टैंड को लेके, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। उन्होंने जो रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था उस पर कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि इंडिया ने न्यूट्रल पैराग्राफ्स का इस्तेमाल किया है। इंडिया ने रशिया का डायरेक्ट नाम नहीं लिया है, उन्होंने बोला कि हर देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बना के रखना चाहिए, बट उन्होंने रशिया का नाम नहीं लिया। तो जबकि ग्लोबल 7 तो अड़े हुए थे कि भाई नहीं, आपको रशिया को डायरेक्टली पॉइंट करके बोलना है, क्योंकि शायद उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि आप रशिया को किसी भी लेवल पे क्रिटिसाइज कर लो, उससे जमीनी जो ग्राउंड रियलिटी है वो बदलने वाली नहीं है। क्रिटिसाइज करने से क्या हो जाएगा, क्या रशिया आपके क्रिटिसिज्म को ले रहा है पॉजिटिवली, उसके ऊपर विचार कर रहा है, तब तो बात बने। अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे आप बोलेंगे मैं गलत हूँ, लेकिन मैं सुनूंगी ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, आप बोलते रहो जो बोलना है, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। सेम ये भी हो सकता है, या फिर उनको ये लगा हो कि अगर हम थोड़ा सॉफ्ट होते हैं इस चीज के ऊपर तो बाकी मसले तो टैकल हो, क्योंकि पिछले साल की मीटिंग भी कोई नतीजा नहीं निकला उसका, तो एटलीस्ट बाकी इश्यूज भी हैं जो इस वक्त दुनिया को बहुत ज्यादा चिंता जता रहे हैं, तो उनके ऊपर हम ध्यान दें। द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अचीव्ड व्हाट इज ट्रूली इम्पॉसिबल इन टुडेज ग्लोबल पोलराइजेशन। तो बोल रहे हैं ये जो डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट था उसने एक ऐसी चीज, वाकई में एक ऐसी उपलब्धि हासिल करी है जो आज के ग्लोबल पोलराइजेशन वाली दुनिया में, पोलराइजेशन मतलब दो पोल्स में बट चुकी है दुनिया, एक साइड रशिया चाइना है, एक साइड जो वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ये सब है, और सारा पावर का गेम चल रहा है। इन दैट इंडियाज मिडिल पाथ पॉलिसी हैज बीन इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और इसलिए इन सब चीजों में इंडिया की जो मिडिल पाथ की पॉलिसी है कि हम बीच का रास्ता अपनाएंगे, और ये आज की बात नहीं है, हमारा चाहे ग्रंथों का, वेदों का और महाभारत रामायण इन सब चीज़ों का इतिहास देखा जाए तो पहला प्रयास हमारा यही होता है कि हम बीच का रास्ता अपनाएं, ठीक है। हम युद्ध का ना भागी बनना चाहते हैं ना युद्ध की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अनलेस मजबूर ना किया जाए तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। बीच का रास्ता निकालने में ही हम बेहतरी समझते हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये हमारी सबसे बड़ी मजबूती बनकर आई, along with
Prime Minister Narendra Modi's personal outreach to many G20 leaders over the year। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज क्या सामने आई, जिस पहलू ने बहुत हेल्प करी, वो ये था कि पिछले जितने भी सालों में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी काबिज रहे, उन्होंने G20 के हर एक देश के लीडर्स के साथ में पर्सनली उनसे बातचीत रखी, पर्सनली उनसे अपने विचार या उनके विचार जाने समझे, उनके साथ में पर्सनल टच रखा, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स रखे पिछले कुछ सालों में। Another key initiative was enlisting the Global South, including many G20 members who were reluctant to take sides in the tussle and wanted instead to shift priorities to global development issues। और दूसरा एक और इनिशिएटिव जो बहुत महत्वपूर्ण था वो ये था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लोबल साउथ को महत्व दिया, उसको इनलिस्ट किया, ठीक है। और उसके ज़रिए क्या हुआ कि और जो जिसमें कि ज़्यादातर जो G20 के मेंबर्स इंक्लूडेड हैं ग्लोबल साउथ में, बहुत सारे मतलब G20 में बहुत सारे ग्लोबल साउथ वाले देश शामिल हैं। तो ये वो देश हैं जो अभी तक इस रशिया यूक्रेन वॉर में कोई भी साइड नहीं लेना चाहते थे, इस खींचातानी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो देश हैं। और बजाय कि इसके वो चाहते थे कि हम अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट करें रशिया यूक्रेन वॉर से, रशिया को कंडेम करने से, यूक्रेन को सहारा देने से, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने से हम अपना ध्यान डाइवर्ट करें और ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी इश्यूज हैं उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। तो उनकी बात को महत्व दिया गया। As a result, the 83 paragraph declaration made progress on cryptocurrency regulation and crystallized a figure of nearly $10 trillion needed for climate change adaptation and mitigation projects for global south। तो बोल रहे इसका नतीजा क्या हुआ कि जो ये डिक्लेरेशन आया है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया, ये 83 पैराग्राफ का डिक्लेरेशन है, यानी कि कितना बड़ा डिक्लेरेशन है। तो हर एक पॉइंट पर डिस्कस किया गया होगा। तो बोल रहे इस डिक्लेरेशन ने एक प्रोग्रेस करी है, आगे बढ़कर क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस के ऊपर काम करने की बात कही गई है इसमें। और हमें क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के लिए और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कि ग्लोबल साउथ में को अगर और डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में लेकर आना है, उनके जो भी परेशानियां या तो उन मसलों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये एक सक्सेस की तरफ देखना मिल रहा है कि हमने ये भी बताया कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के लिए और ग्लोबल साउथ को डेवलप करने के लिए $10 ट्रिलियन का फंड चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर आई इस डिक्लेरेशन का। ऑल्दो इट फेल्ड टू अग्री ऑन एनी फॉसिल फ्यूल फेज आउट डेडलाइन। तो फॉसिल फ्यूल फेज आउट डेडलाइन मतलब कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम कब तक खत्म कर देंगे, उसकी एक डेडलाइन, जैसे हर चीज़ की एक डेडलाइन दी जा रही है ना, कि हमने बोला 2035 तक हम लोग 60% अपना कार्बन एमिशन कम कर देंगे, उसके बाद हम बोला गया है कि 2050 तक हम लोग 0% पर ले आएंगे। तो ये क्या है, डेडलाइंस दी गई हैं, मतलब एक आइडिया है आपके माइंड में। आप कभी अपना सिलेबस पढ़ने बैठते हैं तो आप यही सोचते हैं ना कि मैंने आज के दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मैंने 15 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट का कोर्स करना है, फिर उसके अगले 15 दिन में मैंने इस सब्जेक्ट का कोर्स करना है, या फिर मैंने रिवीजन करना है, या फिर मैंने मॉक अटेम्प्ट करने हैं। तो उसी तरीके से इस मुद्दे के ऊपर कि फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करना है, कि हमने इसके ऊपर अपनी डिपेंडेंस नहीं रखनी है, उस कंसेप्ट के लिए कोई भी डेडलाइन नहीं दी गई, इसके ऊपर कोई भी डेडलाइन की सहमति नहीं बन पाई, ठीक है। ये एक फेलियर रहा। There were several other initiatives too, और भी कई सारे initiatives लिए गए। The admission of 55 member African Union has corrected an imbalance that so far only allowed the EU as a regional grouping in G20। तो कहा जा रहा है कि और इनिशिएटिव्स क्या लिए गए कि 55 मेंबर्स वाली अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया गया, जिसकी वजह से जो इम्बैलेंस बना हुआ था G20 के अंदर वो बैलेंस हो पाया। अब वो कैसे बना हुआ था कि G20 के ऊपर अंदर केवल यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ग्रुप के तौर पर शामिल था, ठीक है। रीजनल ग्रुप मतलब यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा माना जाता है ना, पूरा EU जो है वो एक साथ एक मत, उनका अपना ही कुछ एजेंडा चलता रहता है। तो जहाँ पे एक भारी बहुमत किसी एक पर्टिकुलर साइड के पास होगी तो जाहिर सी बात है वही जीतेगा, ठीक है, या उसी के वो अपने फायदे की बात करेगा। तो ये जो इम्बैलेंस था उसको बराबर करने के लिए, इवन आउट करने के लिए अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गई, जिसकी वजह से वो इवन आउट हो गया है।
The Global Biofuel Alliance was an important step towards more research and delivery of alternative energy sources for a world still dependent on fossil fuel. फिर एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाई गई, जो कि एक और महत्वपूर्ण कदम था किस तरफ, कि हम फॉसिल फ्यूल्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल या एनर्जी सोर्स फाइंड आउट करें, एक ऑल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढें, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा. रिसर्च अगर सक्सेसफुल हो गया, हमें मिल गया, तो फिर उसको डिलीवर भी तो करना पड़ेगा. तो इसके लिए एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया. फाइनली एन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप ऐसा एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई विद द प्रॉमिस ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट. और इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा, यूएस. अभी आपको पता है कि चाइना का सबसे बड़ा दबदबा ज्यादातर देशों में क्या है, G7 के अंदर भी 5 नए सदस्य शामिल किए गए हैं, राइट. 5 या 6 नए सदस्य शामिल किए गए हैं G7 के अंदर. तो उसका भी जो ये नए सदस्य शामिल किए गए हैं, इनके चाइना के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. चाइना का क्या पॉलिसी रहता है कि वो किसी भी गरीब देश के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चालू करके अपना इन्वेस्टमेंट लगा के उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, और उनके साथ में इस तरीके के अलायंसेस बनाता है कि उनका या तो कोई पोर्ट वो हथिया लेंगे, मतलब उनके पोर्ट का एक्सेस उनको मिल जाएगा, एयरपोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा, उनकी इन्वेस्टमेंट का एक्सेस मिल जाएगा. इस तरीके की उनकी पॉलिसी चलती है. यूएस ने इससे सीख ली है. अब एक्चुअल उनका इंटेंशन क्या पता नहीं, बट इस टाइम पे यूएस इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर में, ठीक है. हैज dazzling possibilities, यानी कि इसमें बहुत ही चकरा देने वाली पॉसिबिलिटीज हैं, बट डिटेल्स ऑफ इट्स फंडिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टिल नीड टू बी ड्रॉन आउट. लेकिन अभी भी ये किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या फंड की डिटेल होगी, मतलब आप ऐसा तो नहीं होता कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट एक साथ कर देते हैं. कुछ किश्तें चलती है ना कि इतना काम हो जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा, फिर उसके बाद बाकी पैसा इतने टाइम तक दिया जाएगा. तो उसके ऊपर कोई डिटेल नहीं है अभी भी इसके पास में, ठीक है. इंडियाज अटेम्प्ट टू टेक द G20 आउटसाइड ऑफ द ऑर्डिनरी सिंगल वेन्यू टेम्पलेट. इंडिया ने एक और इसमें अच्छा एक नया इनोवेटिव टाइप का कदम उठाया है. वो क्या है कि G20 को यूजुअली क्या होता है कि वो एक ही वेन्यू के अंदर में G20 ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन इंडिया ने इस जो उनका ट्रेडिशन है उसको भी तोड़ने की कोशिश करी है. G20 को जो ऑर्डिनरी साधारणता उनका सिंगल वेन्यू टेम्पलेट है उससे हटा के टू होल्ड 200 मीटिंग्स इन ओवर 60 सिटीज. 200 मीटिंग 60 सिटीज, भारत के 60 अलग अलग शहरों में 200 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने का इंडिया ने अटेम्प्ट करा है. Drawing more than 1,000 official visitors from 125 countries has been noted as unique initiative, जिसमें कि 1 लाख से भी ज़्यादा ऑफिशियल विजिटर्स 125 कंट्रीज के यहाँ पर आएंगे, ठीक है. और ये भी एक नया यूनिक इनिशिएटिव माना जा रहा है. अल्बेट बोल रहे हैं हालांकि एट कंसिडरेबल एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेकिन जाहिर सी बात है नया इनिशिएटिव है. 60 अलग अलग शहरों में ट्रांसपोर्टेशन, अब एक टेम्पलेट में होता था, एक बारी वो लोग एयरपोर्ट से वहां तक पहुंच गए होटल से, फिर वही मीटिंग चलती रहेगी. लेकिन अब आपको अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए. तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि बहुत भारी इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी. It remains to be seen whether future G20s will find it viable example to follow. तो ये देखने वाली बात हो गई कि क्या आगे में जो G20 समिट्स होंगे उसमें इस तरीके का एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल लेते हुए, उदाहरण लेते हुए इस तरीके के प्रोजेक्ट किए जाएंगे, व्यवहार किया जाएगा. Above all, India's G20 leaves an indelible mark in its attempt to popularize an organization seen till now as a staid. बोल रहे हैं कि इसमें सबसे ऊपर बात यह है कि इंडिया ने G20 की छाप, एक अमिट छाप छोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलराइज यानी कि फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको अभी तक स्टेड, गंभीर एंड बोरिंग इवेंट समझा जाता था, ब्रिंगिंग जिसमें कि वर्ल्ड लीडर्स टू अ हाई टेबल वेयर आर्केन सब्जेक्ट्स, कि मतलब जहाँ पे बड़े बड़े देशों, मतलब बड़े बड़े लीडर्स जो हैं देशों के, वो आएंगे और कुछ गुप्त रहस्य वाले सीक्रेट बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर अपने अपने देश चले जाएंगे.
डिसीजंस मेड आर नॉट स्क्रूटनाइज्ड, और जो भी वहाँ पे डिसीजंस लिए जाते थे अभी तक उनके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होती थी, कोई जांच नहीं, समीक्षा नहीं होती थी, एंड विदाउट ब्रिंगिंग रियल चेंज टू द लाइव्स ऑफ वाइडर ग्लोबल पॉपुलेशन। और ऐसे फैसले लिए जाते थे जिनसे असल में, अब इंडिया जा रहा है वहाँ पे आपने कुछ ऐसा फैसला लिया जिससे हमारे देश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं, हमारे देश की जनता पे कोई प्रभाव नहीं, तो हमें क्या फ़ायदा इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट लगा के वहाँ पे अपने देश के लीडर्स को, बड़े बड़े लीडर्स को भेजना, और फिर उनकी सारी फंडिंग वगैरह इंडियन आम जनता के टैक्सेस के ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो इससे फिर हमें क्या फ़ायदा। तो अभी तक का इसका सिनेरियो ऐसा रहता था, लेकिन अब वाकई में इंडिया ने इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करी है, एक चेंज आया है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें तो वो हम जनसाधारण को भी प्रभावित करेगा। हम सब ने इस साल के बरसातों में ये हालात देख लिए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कैसा हो सकता है, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारी लाइफ्स को डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं डेवलपमेंट की, हम अगर बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो ये सारी चीज़ें आम जनता को प्रभावित करने वाली हैं। इन मसलों पर अगर बात होती है तो हमें फ़र्क पड़ता है और हमारे लिए तभी ये महत्वपूर्ण होते हैं। अदरवाइज बाकी देश के लीडर्स अपना खान पीन करने के लिए, अपना थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए इधर उधर घूम कर आएंगे तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, बल्कि जनता का टैक्स का पैसा ही जा रहा है, ठीक है। टू दैट एंड मिस्टर मोदीज डिसीजन टू होल्ड अ वर्चुअल रिव्यू मीटिंग, और इतने सारे अच्छे पॉइंट्स जो हमने दिए हैं दुनिया को कि हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक जगह पे एक टेम्पलेट का जो था उसको हटा के मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल वेन्यूज में मीटिंग्स होने वाली हैं। उसके अलावा अभी पिछले साल रशिया यूक्रेन करते रहे हम लोग, ज़्यादातर जितने भी समिट्स हुए उसमें सब में रशिया यूक्रेन चलता रहा, लेकिन हमने क्या किया, रशिया यूक्रेन से हटकर ग्लोबल साउथ को प्रमोट करा। हमने इसमें एक अफ्रीकन यूनियन शामिल करा, मतलब बहुत सारे अच्छे पहलू हमने दिखाए। तो उसी पहलुओं में एक और हमने नई चीज़ भी ऐड करी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डिसीजन लिया है कि अंत में जो ये मीटिंग्स का अंत होगा नवंबर में, जब बागडोर दूसरे देश के हाथ में सौंपी जाएगी, नेक्स्ट ब्राज़ील के हाथ में, कौन से देश के हाथ में सौंपी जाएगी, उससे पहले एक वर्चुअल रिव्यू मीटिंग होगी, ठीक है, जिसमें कि इस में डिक्लेरेशन में जो भी फैसले लिए गए उनके ऊपर क्या काम हुआ, कितना काम हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इन सभी चीज़ों की समीक्षा की जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो हम बोल रहे थे ना कि अभी तक एक बोरिंग सी मीटिंग का था जिसमें समीक्षा भी नहीं की जाती थी, अब वो समीक्षा होने वाली है। बिफोर इंडिया गिव्स अप इट्स प्रेसिडेंसी, इससे पहले कि इंडिया अपनी अध्यक्षता दे, आगे पास ऑन करे बैटन, तो वो क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। इज अ चांस टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ द डिसीजंस मेड ओवर द वीकेंड, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो भी डिसीजंस लिए गए उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इम्प्लीमेंटेशन अगर हुआ तो वो कितना अच्छे या बुरे तरीके से हुआ, इनकी उनकी समीक्षा की जाएगी। दैट हैज़ बीन डब्ड इंडियाज G20 मोमेंट, और ये जो फैसला लिया गया ये हिंदुस्तान का G20 मोमेंट था, इसको नाम दिया गया इंडियाज G20 मोमेंट, यानी कि उनने एक चेंज लाया है G20 के अंदर भी, उसके कार्य प्रणाली के अंदर भी हिंदुस्तान ने एक चेंज लाया है। इसकी वजह से इंडिया को इतिहास में जाना जाएगा कि भाई इंडिया ने पहली दफा ये समीक्षा वाला पैटर्न भी लेकर आए थे इसमें, ठीक है। तो ये था पैसेज। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि What was the approach of India's negotiating team in G20 summit regarding the issue of Ukraine war? तो यही कहा कि हम पहले बाकी मसलों को, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसले हैं उनको हम एड्रेस करते हैं, बाद में यूक्रेन वॉर के ऊपर जाते हैं, राइट। द फर्स्ट इशू ज्वाइंट स्टेटमेंट कंडेमनिंग रशिया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान डायरेक्टली रशिया को कंडेम करने के पक्ष में है ही नहीं, वो किसी भी एक कंट्री का साइड लेने के पक्ष में है ही नहीं, इंडिया बीच का रास्ता निकालना चाहता है, राइट। टू डायरेक्टली चैलेंज द स्टेटमेंट्स मेड बाय द G7 EU एक्सेस, कि G7 और यूरोपियन यूनियन का जो एक गुट बना हुआ है उसने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको चैलेंज किया जाए, ये उनका ओपिनियन था। ऐसा नहीं है। टू अचीव कंसेंसस ऑन अदर इश्यूज बिफोर एड्रेसिंग द पैराग्राफ्स ऑन यूक्रेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि पहले बाकी मसलों से डील किया जाए फिर यूक्रेन के ऊपर आते हैं हम, ठीक है, ये उनका ओपिनियन था। Which of the following statements about the outcomes of the G20 summit is not true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इसके बारे में? The declaration made progress on cryptocurrency regulations, ये तो करेक्ट है। The 55 member African Union was granted admission into G20, ये भी करेक्ट है।
The G20 agreed on specific deadline for the phase out of fossil fuels. ये इनकरेक्ट है, यही एक फेलियर है जो अचीव नहीं कर पाए. बाकी सभी मसलों पे कुछ ना कुछ हमने अच्छा ही दिया है दुनिया को. ठीक है, तो ये हम नहीं दे पाए कि एक डेडलाइन हम नहीं दे पाए कि फॉसिल फ्यूल कब तक खत्म हो जाएंगे. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन G20 समिट अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी कंपेयर टू द परसेप्शन ऑफ प्रीवियस समिट्स. क्या एक डिफरेंट यहाँ पे हमने डिफरेंस देखने में पाया कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर ये चीज कुछ डिफरेंट हुई है, अलग हुई है. देखते हैं. इंडिया फोकस्ड ओनली ऑन इनवाइटिंग लीडर्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज. ऐसा नहीं है. G20 ग्लोबल 20 तो उन 20 देशों के सदस्य तो आने ही हैं. इसके अलावा गेस्ट देश भी आते हैं, तो गेस्ट देश भी यहाँ पे शामिल किए गए. बट ऐसा नहीं है कि केवल अपने नेबरिंग कंट्री शामिल किए गए, बहुत सारे देश यहाँ पे आमंत्रित किए गए. The summit was transformed from an event seen as uninteresting to one aiming for wider global relevance and scrutiny. Option B is correct. किसको बोरिंग अनइंटरेस्टिंग से इवेंट की बजाय एक व्यापक बड़ा एक ग्लोबल रेलेवेंस का मतलब ग्लोबल महत्व रखने वाला एक उन्होंने एक इवेंट बना दिया और जिसकी समीक्षा भी की जाएगी. ये तो बहुत ही अहम पहलू हो गया. ठीक है. Which of the following best describes the tone of the first paragraph regarding India's role as G20 summit? तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें प्रेज किया गया है इंडिया को, क्योंकि उसमें बताया गया कि दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया जो कि पिछले साल नहीं हो पाया था. उसके बाद में हमारे नेगोशिएटर्स ने अच्छा काम किया कि भाई उन्होंने ज्यादा हार्श शब्दों का ना इस्तेमाल करते हुए जो अपना डिक्लेरेशन है वो बनाया, जिसकी वजह से सभी देश उस पर राजी हो गए. सो ऑप्शन डी प्रेजिंग इज करेक्ट. What would be an appropriate title for the passage? The New Delhi Declaration and UN Security Council. तो यहाँ पे UN Security Council की ज़्यादा चर्चा नहीं की गई थी, तो ये इसका टाइटल में फिट नहीं बैठता. ग्लोबल साउथ प्रायोरिटी इन G20 समिट. तो असल हमने बेसिकली ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज के ऊपर चर्चा नहीं करी है ना. हमारा यहाँ पे इस पैसेज का पूरा उद्देश्य ये था कि G20 के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और इंडिया की लीडरशिप में हमने क्या क्या विक्ट्रीज हासिल करी. The challenges and triumphs of G20 summit under India's leadership. Option C is correct. Which theme best represents the main idea of the passage? The financial aspects of the G20 summit. कि उसमें कितना पैसा फाइनेंस क्या लगा जाएगा वो उसके बारे में बात की गई. ऐसा नहीं है, ये इसका मेन थीम नहीं है. इंडियाज डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी एंड इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल स्टेज. कि इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी किस तरीके की रही और ग्लोबल स्टेज पे हमारा प्रभाव कैसा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. फॉरबेड. फॉरबेड होता है मना करना, किसी चीज को नकारना, मना करना. तो स्टेटमेंट क्या है? हर पेरेंट्स फॉरबेड हर टू मैरी हर लवर. यानी कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया उसके प्रेमी से शादी करने के लिए. ठीक है, तो अब एंटोनिम बताना है. तो फॉरबेड मना करना मतलब स्वीकृति देना, अलाउ करना. ठीक है. प्रिवेंटेड मतलब बचाना किसी चीज से. रिफ्यूज मना करना, डिक्लाइन मना करना, अलाउड. ऑप्शन डी अलाउड इज करेक्ट, यानी कि स्वीकृति देना. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड. तो कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको हराया ना जा सके या बदला ना जा सके, वो क्या होगा? इनविंसिबल. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इनविंसिबल इज करेक्ट. हेडस्ट्रॉन्ग मतलब कि जिद्दी. विगरस मतलब कि ऊर्जावान. और सोवरेन यानी कि सर्वोच्च. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इनविंसिबल इज करेक्ट, जिसको जीता नहीं जा सकता. यू हैव अडॉप्टेड द प्लान. आपने प्लान अडॉप्ट किया है, वो प्लान जो हमने आपको बताया था आपने वो माना है, स्वीकार किया है. तो इसका हमने क्या करना है? पैसिव वॉइस में करना है. तो यू क्या आ जाएगा? बाद में आ जाएगा. हैव, यू हैव. तो अडॉप्टेड, अडॉप्ट करना मतलब हमारा वर्ब है, यू मतलब सब्जेक्ट है, द प्लान हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द प्लान. अब हैव है और प्लान सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? हैज बीन. द प्लान हैज बीन अडॉप्टेड किसके द्वारा? बाय यू. द प्लान हैज बीन अडॉप्टेड बाय यू. द प्लान शुड बी अडॉप्टेड. शुड मतलब आपको करना चाहिए, तो इसमें मजबूरी नहीं बता रहे हैं कि आपको करना चाहिए या आप मतलब उसमें आप एक ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपने किया है, किसी व्यक्ति ने किया है. द प्लान इज अडॉप्टेड. पास्ट की घटना है, प्रेजेंट में नहीं आएगी. द प्लान हैज बीन अडॉप्टेड, हैज बीइंग अडॉप्टेड इनकरेक्ट है. द प्लान हैज बीन अडॉप्टेड. ऑप्शन डी इज करेक्ट.
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है एंजाइटी, एंजाइटी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, प्रिपरेशन करेक्ट है, वॉलंटरी, स्टेशनरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इट इज नॉट STE, इट इज STATIONERY, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का मतलब होता है जो हम राइटिंग मटेरियल, लिखने की सामग्री जो हम लेते हैं वो, ठीक है, या फिर स्थिरता को भी स्टेशनरी बोला जाता है, ठीक है। बिफोर द न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट्स it's time to clear the deck so we can focus solely on the upcoming task। यानी कि clear the deck मतलब का हमें idiom का हमें मीनिंग बताना है। clear the deck, कोई टास्क शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो clear the deck मतलब prepare thoroughly, to dance joyfully, to prepare thoroughly, to go on a voyage, to discard old items. Option B is correct. Years ago, when we moved from our hometown Trivandrum to Madras, now Chennai, our house was on one of the side roads of Edward Elliot's Road, now the Dr. Radhakrishnan Salai। बोल रहे हैं कि 1 साल पहले जब हमने अपने नए घर में कदम रखा था, जब हमने नए घर में शिफ्ट हुए थे, जो कि कहाँ पर है, कहाँ से आए थे हम, अपने घर त्रिवेंद्रम, होम टाउन त्रिवेंद्रम से, और कहाँ पे शिफ्ट करे थे, मद्रास, अब क्या बोला जाता है उसको, चेन्नई। आवर हाउस वॉज ऑन, उनका घर जो है रोड के, कौन से रोड के, एडवर्ड एलियट्स रोड के एक साइड में था, ठीक है, और जिसको अब क्या, द डॉक्टर राधा कृष्णन सलाई रोड कहा जाता है, या इसको अब नाम दे दिया गया है राधा कृष्णन सलाई, ठीक है। द मेन रोड वॉज फ्लैंक्ड ऑन आइदर साइड बाय बिग ट्रीज, जो मेन रोड था उसके दोनों तरफ में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। द ब्रांचेज ऑफ विच एक्सटेंडेड एंड टच दोज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, और उसकी ब्रांचेस जो है वो इतनी बढ़ चुकी थी कि दूसरी साइड जो था रोड ना, उसकी ब्रांचेस पे, उसके जो पेड़ थे उसकी ब्रांचेस से टच हो रही थी, जिससे एक कैनपी टाइप नहीं बन जाता। कई दफा आपने पहाड़ी इलाकों में भी जाएंगे तो ऐसे रोड होता है, दोनों तरफ पेड़ लगे तो ऊपर से वो ऐसे कैनपी टाइप बन जाता है रोड का, ठीक है, पेड़ जो है वो कैनपी बना देते हैं। एंड प्रोवाइडेड अ ग्रीन क्या बनाया होगा, कुछ ग्रीन उनको प्रोवाइड किया होगा, छाया प्रोवाइड करी होगी, ग्रीन शेड प्रोवाइड करी होगी, कुछ किया होगा, ठीक है। देयर वर क्वाइट अ फ्यू साइड रोड्स ऑफ द मेन रोड एंड ईच रोड हैड अ कॉलोनी ऑफ स्मॉल एंड बिग बंगलोज। बोल रहे हैं कि उस मेन रोड के साथ साथ में बहुत सारे साइड रोड्स भी बने हुए थे, जो कि हर एक जो साइड रोड था वो एक कॉलोनी की तरफ जाता था, चाहे बड़ी, वहां पे छोटे बड़े बंगलोज, छोटे घर, हर तरीके के घर थे, लेकिन वो कॉलोनीज को जाते थे। कैनपी प्रोटेक्टिंग द पेडेस्ट्रियंस फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन एंड रेन, तो ये ग्रीन कैनपी देता था जो कि वहां पे चलने वाले राहगीरों को तपती धूप से और बरसात से बचाता था, उनको शेड देता था, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि क्यू को स्टेटमेंट एस कंप्लीट करी, यानी कि क्यू के बाद में एस आ रहा है। अब हमने पैराजंबल सॉल्व करने के कुछ तरीके देखे थे, समझे थे। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होएगा, किसी चीज का इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा होगा, किसी जगह के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी रिपोर्ट के बारे में, और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में हमने बोला था कि दो कोई भी स्टेटमेंट्स एक दूसरे को लिंक हमने करवाने हैं, अगर वो लिंक बन गया तो हमारा आधा काम सॉल्व हो गया, ठीक है। लास्ट जो स्टेटमेंट होएगा वो या तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होएगा, या फिर वो उस जो भी पैराग्राफ आपको दिया है पैराजंबल के फॉर्म में उसका एक जिस्ट बता रहा होगा, ठीक है। तो कुछ कंक्लूजन उससे हमें मिल रहा होगा। यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई कि क्यू के बाद में एस आएगा। अब देखो यहाँ पे एस पहले आ रहा है, क्यू बाद में आ रहा है, इनकरेक्ट। एस पहले क्यू बाद में, इनकरेक्ट। एस पहले क्यू बाद में, आंसर डी इज करेक्ट। हमारे को आंसर मिल गया, हमारा आंसर है डी। अब देखो जब हमने पढ़ा स्टार्ट करा तो पी स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा है कि कई सालों पहले, ईयर्स, 1 ईयर नहीं, ईयर्स अगो, मतलब कई साल पहले जब मैं अपने होम टाउन त्रिवेंद्रम से मद्रास आया, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है, तो वहां पे मैंने मूव करा और मेरा घर क्या था, रोड के साइड में था, ठीक है, साइड रोड्स में था, जिसका नाम था एडवर्ड इलियट, जिसको डॉक्टर राधा कृष्णन सलाई कहा जाता था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। क्यू और एस एक साथ आएंगे। फिर बोला गया कि देयर वर क्वाइट अ फ्यू साइड रोड्स, जो मेन रोड था उसके साथ में बहुत सारे साइड रोड्स थे मेन रोड से, और हर एक जो रोड था वो किसी न किसी कॉलोनी के अंदर जाता था, मतलब किसी ना किसी कॉलोनी के लिए बनाया गया था, ठीक है, जहां पे बड़े छोटे हर तरीके के बंगलोस। तो पी स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट कर रहा है आर स्टेटमेंट,
आर स्टेटमेंट के आगे आएगा क्यू स्टेटमेंट, यानी कि आर हमारा सेकंड स्टेटमेंट, क्यू हमारा थर्ड स्टेटमेंट और एस हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस सर्वे फॉर 3 days, a press release was issued by the Central Board of Direct Taxes (CBT), citing an alleged evasion of taxes on remittances and discrepancies in BBC's transfer pricing mechanism। बोल रहे हैं कि इस सर्वे को 3 दिन तक लगातार करने के बाद में जो प्रेस रिलीज दिया गया, एक प्रेस रिलीज दिया गया किसके द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, जिसमें कि कहा गया कि इसमें कथित तौर से टैक्स चोरी की गई है, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं जो बीबीसी का ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर में। अब हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकता पी, क्योंकि इसे बोला गया आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस सर्वे, यानी कि कोई सर्वे जिसका पहले जिक्र किया होगा उसी को कंटिन्यू करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन में देखो कहीं है पी फर्स्ट स्टेटमेंट, है भी नहीं। तो ऑप्शंस को देख के हमें पता चल रहा है या तो आर फर्स्ट स्टेटमेंट होगा या एस फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। Many media organizations such as Press Club of India have described the raids as deeply unfortunate. The Editors Guild termed them as intimidation. बोल रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ये जो, जैसे कि उदाहरण दिया गया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये जो रेड्स की गई हैं इनको क्या बोला गया है, इनको बोला है कि ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। और एक दूसरे संस्था है एडिटर्स गिल्ड, उन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो रेड्स हैं ये बहुत डराने वाली हैं। ऑन February 14, 2023, the Income Tax Department carried out a survey action on the offices of British Broadcasting Corporation in New Delhi and Mumbai। बोल रहे हैं 14 फरवरी 2023 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे एक्शन लिया। कहाँ पे लिया उन्होंने सर्वे एक्शन? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के जो न्यू दिल्ली और मुंबई के ऑफिसेस हैं वहाँ पे। तो ये हमारा सेंटेंस का इंट्रोडक्शन हो गया कि 14 फरवरी 2023 की एक घटना है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करी बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दफ्तरों में, ठीक है। तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, जिससे कि हमारे ऑप्शंस कहाँ पर सीमित हो गए, ए और बी पे। सी और डी तो हटा दो। इवन दोज, अब ये भी पता चल गया कि इवन दोज जो कि, वो लोग भी, तो यहाँ पे वो लोग भी का भाव आ रहा है, यानी कि इवन दोज तो वही लोग होंगे ना जिनके बारे में पहले बात की गई होगी। हु मे फेवर द टैक्स सर्वे विल confess that the tax scrutiny is a natural outcome of the BBC's 2-part documentary series India the Modi Question, which the BBC released on January 17, 2023। बोल रहे हैं वो लोग भी जिन्होंने इस बात का स्वीकार किया कि ये जो टैक्सेस हैं वो सही, ये जो रेड करी गई है, टैक्स सर्वे किया गया है, ये सही है, जो इसके फेवर में है वो भी इस बात को समझते हैं और इस बात को मानते हैं कि ये जो टैक्स सर्वे किया जा रहा है, यानी कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच चलाई जा रही है बीबीसी के ऊपर, ये रिजल्ट है जो बीबीसी की 2 हिस्सों वाली डॉक्यूमेंट्री थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन, उसके रिलीज होने के बाद में ये किया गया, यानी कि उसकी वजह से ये किया गया है, इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री कब रिलीज हुई थी? 17 जनवरी 2023 को ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी। अब देखो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट पता चल गया, उसके बाद में पी क्यू एस, इन स्टेटमेंट्स के बीच में हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं बैठ रहा, लेकिन हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसी रेड को बता रही हैं। फर्स्ट हम आर स्टेटमेंट को देखो कि यहाँ पे सर्वे एक्शन लिया गया, ठीक है। पी स्टेटमेंट में उसी सर्वे को कंटिन्यू करने की बात की गई 3 दिन तक, तो 3 दिन तक यही सर्वे जो कि आर स्टेटमेंट मेंशन किया गया था उसी को कंटिन्यू करने की बात की गई, यानी कि ये होगा सेकंड पॉइंट। फिर बोला गया कि उनके ट्रांसफर मैकेनिज्म में डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, इसी को बोला गया कि बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि प्रेस क्लब ने इन सब चीज़ों की निंदा करी है कि ये गलत हुआ है।
फिर बोला गया कि वो लोग भी जो इस रेड के फेवर में थे वो भी इस बात को मानते हैं कि ये उस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद का रेपरकशन है, कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ रहा है बीबीसी को, यानी कि इसमें कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है इस रेड के अंदर, ये उनका कहना है। ठीक है, वो स्वीकार करते हैं इस बात को, ये बोला जा रहा है। ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन गया, RPQS। RPQS ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which will also contribute to the global survival of cheetah as a species, जो कि contribute करेगा global survival, यानी कि दुनिया भर में चीता को एक स्पीशी के तौर में जीवंत रहने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इसके आगे कुछ बताई गई होगी चीज, कोई बात बताई गई होगी जिसको बोला जा रहा है कि जो हेल्प करेगा चीता को सर्वाइव करने में, तो पी को हटा दो, पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, विच मीन्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सिंस सितंबर 2022 India has translocated 8 African cheetah from Namibia and 12 from South Africa। बोल रहे हैं सितंबर 2022 से लेके अब तक इंडिया में 8 जो है अफ्रीकन चीता नामीबिया से लेकर आए थे और 12 अफ्रीकन चीता साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पता चल गया कि हम चीतास के इंडिया में ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं, चीता के जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। द एम इज टू बी एबल टू बिल्ड अ सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन सेंटर्ड एट मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क। बोल रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने आप में खुद से एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन, यानी कि अपने आप से जीवंत रह सकने वाली पॉपुलेशन चीता की अचीव कर ले। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। दिस इज पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्लान टू री इंट्रोड्यूस द वाइल्ड कैट इनटू द कंट्री आफ्टर इट बिकेम एक्सटिंक्ट इन 1950s प्राइमरली ड्यू टू हंटिंग। बोल रहे हैं ये जो पार्ट है ये लॉन्ग टर्म जो कंजर्वेशन प्लान है, बचाव अभियान है, दोबारा रिप्रोड्यूस करने का जो प्लान है उसका एक पार्ट है, जो कि क्या है, टू री इंट्रोड्यूस, की हिंदुस्तान में वापस से इन वाइल्ड कैट्स को, चीतास को लेकर आया जाए, हिंदुस्तान के एनवायरनमेंट में इनको सस्टेन किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान से चीता की प्रजाति 1950s के दौर में हंटिंग की वजह से खत्म हो चुकी थी, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो हमारा यहाँ पे बता दिया कि क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद में आता है हमारा स्टेटमेंट एस, कि ये जो किया जा रहा है पूरा ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारा जो एक कंजर्वेशन प्लान है उसका हिस्सा है जो लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि चीता की प्रजाति हिंदुस्तान से 1950s के दौर में खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। अब देखो इसमें भी एस सेकेंड है, इसमें भी एस सेकेंड है, तो ज्यादा हेल्प नहीं मिली। अब हमें पी और आर की जो जगह है वो बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है पी जो है वो किसी स्टेटमेंट का पार्ट है जो कंप्लीट करेगा। ठीक है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है तो एस स्टेटमेंट को तो कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि एस स्टेटमेंट तो अपने आप में कंप्लीट है कि वो खत्म हो गए थे हंटिंग की वजह से। फिर आगे बोला गया द एम इज टू बी एबल टू बिल्ड अ सेल्फ sustaining population centered at Madhya Pradesh Kuno National Park, which will also contribute to global survival of cheetahs as a species। तो यानी कि आर को कंप्लीट कर रहा है पी स्टेटमेंट, तो पी पहले तो आ नहीं सकता, ये इनकरेक्ट हो गया। आर को कंप्लीट कर रहा है पी स्टेटमेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Sometimes even after spending an entire day, कई बार पूरा दिन बिताने के बावजूद भी, तो यानी कि ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। पहले बोला जा रहा है कि कई बार पूरा दिन बिताने के बावजूद भी कुछ होता होगा आगे। ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट को आगे कोई कंप्लीट करेगा स्टेटमेंट। असाइनमेंट एज दीज ऑपरेशंस कैन गो ऑन इवन फॉर ओवर अ वीक। पूरे इस तरीके के असाइनमेंट्स हैं जो होते हैं वो हफ्तों तक चल सकते हैं। Reporting on the capture of wild elephants is one such unpredictable। बोल रहे हैं वाइल्ड एलिफेंट्स की रिपोर्टिंग करना, ठीक है, उनको कैप्चर किया गया है, नहीं किया गया है, छोड़ दिया गया है, छुड़ा लिया गया है, इस तरीके की रिपोर्टिंग करना जो है वो भी एक ऐसा ही अनप्रेडिक्टेबल, अब कोई टास्क होगा, अनप्रेडिक्टेबल असाइनमेंट होगा। ठीक है, ऑन द फील्ड
जर्नलिस्ट मे हैव टू रिटर्न टू न्यूज रूम विदाउट अ रिपोर्ट। तो कई बार पूरा दिन लगाने के बाद भी फील्ड के ऊपर जर्नलिस्ट को न्यूज रूम में बिना किसी खबर के वापस लौटना पड़ सकता है। तो हमें समझ में आ गया कि पी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है। एस स्टेटमेंट यानी कि पी और एस के बीच में डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, कि कई बार पूरा दिन फील्ड पे बिताने के बाद भी जर्नलिस्ट बिना किसी खबर के भी वापस आ सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी होगा कि हम रिपोर्टिंग की फील्ड से जुड़ी हुई कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पी एस ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, क्यू को हटा दो, पी और उसके बाद में पी एस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि रिपोर्टिंग ऑन कैप्चर्ड वाइल्ड एलिफेंट्स इज वन सच अनप्रिडिक्टेबल असाइनमेंट एज दीज ऑपरेशंस कैन गो ऑन इवन फॉर ओवर अ वीक। सो फर्स्ट पी, सेकेंड एस, थर्ड आर और फोर्थ क्यू। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The Union Budget 2023 has doubled the PM Gati Shakti National Master Plan to states from 5,000 crore to 10,000 crore and has announced an outlay of 2.4 lakh crore for Indian Railways। बोल रहे हैं यूनियन बजट 2023 में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है स्टेट्स के लिए उसको डबल कर दिया गया है। और पहले कितना था, 5,000 करोड़ था, अब उसको 10,000 करोड़ कर दिया गया है। और इसमें ये भी अनाउंस किया गया है, किसमें, यूनियन बजट में ये भी अनाउंस किया गया है कि क्या किया जाएगा, जो रेलवे, इंडियन रेलवे का आउटले यानी कि नई रेल लाइंस बिछाने का जो प्लान है उसको भी 2.5 लाख करोड़ की फंडिंग दी जाएगी, ठीक है। द प्लान इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो प्लान है, द प्लान, वो प्लान जिसकी पहले चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये जो प्लान है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि चेंज लाने वाली अप्रोच है, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन द इंजन्स ऑफ रोड, ठीक है। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इन सभी चीजों के ऊपर निर्भर करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो प्लान है वो इन सभी चीजों को यूटिलाइज करते हुए एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है। गिवन देयर पैन इंडिया नेटवर्क एंड कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनेबलिंग अ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम्स। अब किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों को देखते हुए ये पैन इंडिया नेटवर्क बना सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एक कोऑर्डिनेटेड, सुचालित, मतलब सब में कोऑर्डिनेशन और सुचालित ढंग से चलने वाले एक लॉजिस्टिक सिस्टम को एक प्रेरणा मिल सकती है, ठीक है। तो अब एक चीज क्लियर होगी कि क्यू के बाद में क्या होगा, आर स्टेटमेंट क्यू के बाद में आएगा। द रेलवेज ऑफर एन एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक मोड ऑफ लॉजिस्टिक मूवमेंट। बोल रहे हैं रेलवे एक बहुत ही प्रभावशाली, एफिशिएंट, प्रभावशाली और इकोनॉमिक, मतलब बहुत ही कम पैसे में हम लोग बहुत अच्छा ट्रैवल कर सकते हैं रेलवेज के जरिए। तो ये लॉजिस्टिक मूवमेंट दे सकता है, देता है, कैसा, एफिशिएंट और इकोनॉमिक, ठीक है। रेलवे काफी हम लोगों को भी अच्छा लगता है ना, बजट फ्रेंडली होता है रेलवे। बस से भी जाओ तो भी ज्यादा खर्चा होता है, आप अपनी टैक्सी करो तो भी ज्यादा खर्चा होता है, फ्लाइट से जाओ तो भी ज्यादा खर्चा होता है। रेलवे है अच्छे आरामदायक सफर की गारंटी, राइट। तो यही बात बोली जा रही है कि रेलवेज जो है वो एक आरामदायक, एफिशिएंट और इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक मूवमेंट है, गिवन ये देखते हुए कि ये पैन इंडिया नेटवर्क है, पूरे देश में इसका नेटवर्क है, एंड कैन प्ले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमें एक कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया पी स्टेटमेंट, जहां पे यूनियन बजट का इंट्रोडक्शन किया गया, उसके अंदर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जिक्र किया गया और किस तरीके से उसकी फंडिंग बढ़ा दी गई है इस बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। फिर उसी प्लान को बताते हुए आगे उन्होंने बोला कि ये जो प्लान है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। फिर बोला गया कि रेलवे, इन्हीं सब में से एक उठा लिया गया रेलवे, कि रेलवे ज़्यादा प्रभावी और इकोनॉमिक मोड ऑफ लॉजिस्टिक मूवमेंट है क्योंकि ये पैन इंडिया नेटवर्क है, पूरे देश में इसका नेटवर्क है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट और आर हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
more than 3 months since ethnic violence dash in Manipur. बोल रहे हैं कि 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए जब एथनिक वायलेंस की शुरुआत हुई मणिपुर में. देयर आर स्टिल लिटिल और नो साइंस ऑफ लास्टिंग पीस. अभी भी वहाँ पे थोड़े बहुत या फिर बिल्कुल भी नहीं, हमें शांति का कोई संदेश नहीं मिल रहा. फ्रॉम कंपीटिंग ग्रुप्स imposing blockades of dash roads to sporadic attacks resulting in deaths. बोल रहे हैं जहां एक तरफ जो है दोनों जो गुट हैं आपस में लड़ रहे हैं, जिन्होंने क्या किया है, रस्तों के ऊपर उनके आने जाने के ऊपर रोक लगा दी है, उसी साइड में दूसरी साइड में क्या हुआ है, दूसरी साइड में इर्रेगुलर इंटरवल्स पे होने वाली, इर्रेगुलर जगहों पे होने वाले अटैक्स जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हुई है. स्पॉर्डिक मतलब इर्रेगुलर टाइम या इर्रेगुलर प्लेस के ऊपर होने वाले अटैक्स जो हैं उनकी वजह से डेथ्स हुई हैं. द कन्फ्लिक्ट इज रफ. जो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही रिफ है, बहुत ही जोरदार है और बहुत ही खराब हो चुका है. ठीक है. Another indication of the state of affairs is the difference in perceptions between the police and the paramilitary Assam Rifles. तो बोल रहे हैं एक और जो इस पूरे मसले का इंडिकेशन है वो ये है कि जो पुलिस है और पैरामिलिट्री की फोर्सेस असम राइफल्स हैं उनके बीच में भी ओपिनियंस को लेके मतभेद आ रहे हैं. विद अनडिफाइंड एक्ट सच एज एन FIR बीइंग लॉन्च्ड बाय द पुलिस अगेंस्ट द लैटर फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इट फ्रॉम डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज. तो बोल रहे हैं कि क्या हुआ है कि पैरामिलिट्री जो असम राइफल्स हैं उनके ऊपर पुलिस ने FIR दायर कर दी है कि क्या बोलते हुए कि भाई वो उनको उनके कार्रवाई से, उनके ड्यूटीज से डिस्चार्ज करने में रोक रहे हैं, ड्यूटीज करने में रोक रहे हैं, बाधा बना रहे हैं. तो इस चीज़ की FIR उनके ऊपर लॉन्च कर दी गई है. तो ये भी बताता है कि इससे पुलिस और पैरामिलिट्री के बीच में भी मतभेद है. ठीक है. चलिए अब देखते हैं इसके आंसर्स. मोर देन 3 months सिंस द एथनिक वायलेंस डैश. क्या हुआ, शुरुआत हुई. तो पॉइंट आउट, ब्रोक आउट, पुट आउट, स्नफ आउट. तो यहाँ पे ब्रोक आउट आएगा यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत होना. ठीक है, जो कि बिल्कुल फिट बैठता है. पॉइंट आउट मतलब किसी तरफ इशारा करना. पुट आउट मतलब कि बंद कर देना. स्नफ आउट मतलब कि समाप्त कर देना. तो वायलेंस की शुरुआत हुई है ना 3 महीने पहले, तो ब्रोक आउट इज करेक्ट. फ्रॉम कंपीटिंग ग्रुप्स इम्पोजिंग ब्लॉकेड्स ऑफ डैश. ब्लॉकेड्स ऑफ किस चीज़ की ब्लॉकेड? आर्टेरियल, रोड टू स्पोरेडिक अटैक्स या फिर अपहेवल या इफेक्टिव या ट्रायनिकल. तो आर्टेरियल का मतलब होता है मुख्य या प्रमुख. ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है. अपहेवल का मतलब होता है वायलेंट. इफेक्टिव मतलब काफी जो प्रभावशाली है. और टायरेनिकल मतलब कि कंट्रोलिंग. तो यहाँ पे मुख्य रोड्स को ब्लॉक किया गया है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 2 sporadic attacks resulting in deaths. The conflict is rife. तो रिफ with incidents suggesting the breakdown of law and order. तो conflict बढ़ चुका है जिसमें कि with ऐसे इंसिडेंट्स दिखाई दिए हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को भी तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं. सो with is correct. Another indication of the state of affairs is the difference in perceptions between police and the paramilitary Assam Rifles with undefined acts such as FIR being lodged. FIR lodge की जाती है. So option C is correct. lodge का मतलब दर्ज कराना, अंकित कराना. ठीक है. So option C lodged is correct. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.